नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संसद। देखिए, इस चैप्टर का आधा भाग हमने पहले पढ़ लिया था जब हमने संसद की बनावट को देखा था। उस संसद की बनावट के आधार पर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद तीन अंग बताए गए थे। आज हम चर्चा करेंगे संसद की भूमिका पर। सबसे पहले देखिए, हमारी संसद है वो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इस कानून निर्माण संस्था के दो सदन बताए गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जैसा कि आपको विधिवत ज्ञात है कि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य भारतीय राज्य और संघ प्रदेश से चुने गए हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य वो होते हैं जो अपने क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद में विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। उन्हें राष्ट्रपति चुनकर राज्यसभा में भेजता है। इसका जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मतलब भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिनसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनकर भेजता है। इसके अलावा लोकसभा जो है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो यहीं के सांसदों में से, लोकसभा के सांसदों में से ही चुनकर भेजा जाता है। अब देखिए भारत संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद, आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है, क्योंकि हमारी संसद जनता के प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जनता ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा है वो सांसद जाकर संसद में बैठते हैं और वही सांसद जो निर्णय लेते हैं वो जनता का निर्णय माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर जनता का प्रतिनिधित्व करती है कौन? लोकसभा की जो संसद होती है उसके लोकसभा प्रतिनिधि और राज्यसभा प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के लिए भी चुनाव उसी प्रकार से होते हैं जैसे हमारी राज्य विधानसभाओं के लिए होते हैं। पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा के लिए या जो उम्मीदवार होते हैं वो उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं। जीत कर जाने के बाद उम्मीदवार संसद में पहुंचता है, उसे सांसद या एमपी कहते हैं और इन्हीं सांसदों से मिलकर संसद बनती है। अब इस संसद में प्रतिनिधि बैठते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के लिए, जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाते हैं और अपने क्षेत्र का, अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में बैठकर करते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए, चुनाव हो जाने के बाद संसद कार्य तो उनमें राष्ट्रीय सरकार का चुनाव पर प्रमुखता थी। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद में एक सूची बनाई जाती है जिससे यह ज्ञात हो जाए किस राजनीतिक दल के या गठबंधन के कितने सांसद चुनकर सत्ता में आए हैं, कितने सांसद चुनकर संसद में आए हैं। किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के दावा पेश करने के समय बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य होता है। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब बहुमत के आंकड़े के लिए 272 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के पास होना अनिवार्य है। मतलब जिस दल के पास में या गठबंधन के पास में 272 सदस्य है वह सदस्य सरकार बना सकता है। साथ ही राजनीतिक लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के खिलाफ या विरोध में जो पार्टियां होती है वो विपक्ष कहलाती है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है कार्यपालिका का चुनाव करना। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, जो बहुमत प्राप्त दल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री अपने सांसदों में से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मतलब मंत्रियों का चुनाव करता है। ये मंत्री वित्त मंत्री भी हो सकते हैं, शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकते हैं। ये सभी मंत्री अपने क्षेत्र में रहकर सरकार की
प्रतिनिधित्व करते हुए, जनता प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा की मंजूरी भी अति आवश्यक होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते समय जो राज्य की विधानसभा होती है उससे चुने गए विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 सदस्य जो होते हैं राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिए होते हैं। दूसरा कार्य सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। देखिए, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सांसद जो होते हैं सरकार के कामकाजों की जानकारी लेते हैं। प्रश्न पूछ करके आपने क्या व्यवस्था की, क्या योजना बनाई, इसकी जानकारी लेते हैं। मतलब सांसद जो होते हैं इससे सरकार के कामकाज की जानकारी लेते हैं। इसी प्रक्रिया से संसद जो होती है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विपक्षी दल जो होते हैं वो अपने प्रश्नों से सरकार से उनकी योजनाओं की जानकारी मांगते रहते हैं। विपक्षी दल जो होते हैं स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समय समय पर सरकार से वो जो योजनाएं होती है, जो कार्य होते हैं, उन कार्यों के बारे प्रश्न पूछते रहते हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं इससे सरकार भी चुस्त रहती है। सरकार को भी लगा रहता है कि हाँ, हम जो कोई योजना बनाने वाले हैं उस योजना में कुछ कमी न रह जाए, जिससे विपक्ष को हमला करने का अवसर मिल जाए। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना, निर्देशित करना और सूचित करना, इनमें सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम होता है। अब देखिए, चुनाव हो जाने के बाद संसद के कार्यों में तीसरा जो कार्य होता है संसद का, वह कार्य है कानून बनाना। जैसा कि आप लोग विदित है कि देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। देखिए, सामान्य कानून बनाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में विधेयक पेश किया जा सकता है। जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है शुरुआत में वो विधेयक कहलाती है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सांसद कानून बनाने के लिए विधेयक पेश कर सकता है, जबकि वित्तीय विधेयक जो होता है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। बाकी जितने भी कानून है, सामान्य कानून है, उस सामान्य कानून को बनाने के लिए किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जिसे भी कानून के लिए विधेयक लेकर आया है जो व्यक्ति, जो सांसद, वह पहले अपने कानून को एक प्रति जिस सदन में पेश कर रहा है, लोकसभा में कर रहा है तो लोकसभा के सभी सांसदों के लिए, और अगर राज्यसभा में पेश कर रहा है तो राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक प्रति प्रत्येक सांसद के पास उपलब्ध होगी। और जो कानून का जो विधेयक लेकर आया है वह व्यक्ति उसे पढ़कर सुनाएगा। पढ़कर सुनने के बाद उस पर चर्चा होगी। अगर वह विधेयक लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में जो विधेयक लाया गया उस विधेयक को पढ़ने के बाद चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद लोकसभा में उसमें संशोधन होगा। संशोधन करने के बाद में उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में 14 दिन तक अगर वो विधेयक राज्यसभा रिटर्न नहीं करती है तो राज्यसभा से कानून पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा में उस विधेयक पर चर्चा होती है और उस चर्चा के अंतर्गत राज्यसभा में चर्चा होने के बाद में उसमें कुछ संशोधन होता है तो संशोधन के लिए वापस लोकसभा में वो विधेयक आएगा और उस विधेयक में संशोधन होने के बाद में वापस वो विधेयक राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस विधेयक को वापस लोकसभा में नहीं लौटाती है तो राज्यसभा की तरफ से उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। फिर विधेयक वापस लोकसभा में आता है और लोकसभा से विधेयक कानून प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जाता है।
राष्ट्रपति उस विधेयक को पूरी तरह से पढ़ने के बाद में अगर उसमें कुछ संशोधन होता है तो वह संशोधन के लिए वापस उसे लोकसभा में भेजता है। परंतु यहाँ पर लोकसभा पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा बताए गए संशोधन को वो करे ही सही। दोबारा लोकसभा के द्वारा जब राष्ट्रपति के पास में वो विधेयक साइन के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद में सामान्य विधेयक जो होता है वो कानून प्रक्रिया के रूप में दर्ज हो जाता है, मतलब वो विधेयक अब कानून के रूप में बन चुका है। ये किसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को एक लंबा समय भी लगता है। बहुत से कानून जो होते हैं, बहुत से जो विधेयक होते हैं, उन्हें कानून बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी ही वो विधेयक कानून के रूप में तब्दील हो जाता है। परंतु बहुत से जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को पास होने में, कानून बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ये संसद के चुनाव हो जाने के बाद जो कार्य थे उन कार्यों पर हमने चर्चा की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संसद जो थी जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। संसद में जो प्रतिनिधि बैठते हैं उन सबकी यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तबके को साथ अन्याय ना होने दे। इसी को ध्यान में रखकर जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें आरक्षित की गई है। देखिए, जब हम लोग किसी एक समाज एक तबके से होते हैं तो फिर हम अपने ही समाज या अपने ही तबकों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति एक समाज का है, एक तबके का है, तो सभी के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है, जिनके अंतर्गत जैसे एससी के लिए, एससी कहते हैं हम अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति। एसटी को, एसटी कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग। और वुमेन महिला, महिलाएं, इनको विशेष आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण को देने के पीछे ये क्षेत्र है, यह बात है कि उस चुनाव क्षेत्र से दलित या फिर आदिवासी लोगों का ही कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति चुनकर आए जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करें और उनके लिए योजना बनाए। अगर दलित व्यक्ति या आदिवासी व्यक्तियों का कोई भी व्यक्ति संसद में प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा तो उनके लिए योजनाएं कौन बनाएगा। इसलिए ये प्रमुख रूप से यह व्यवस्था संसद के अंतर्गत की गई है कि इन प्रतिनिधियों को भी, इन समाज के इन तबकों को भी कोई ना कोई प्रतिनिधि संसद में होना चाहिए जो इनके लिए